पर हम बातचीत करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। और आपको परिचय कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एमसी मिश्रा, जो कि एम्स के पूर्व डायरेक्टर हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आप निदेशक के पद पर रह चुके हैं। स्वागत है डॉक्टर एमसी मिश्रा आपका इस चर्चा में। धन्यवाद पूर्णिमा जी, इस चर्चा को रखने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा रहेगी। जी, डॉक्टर एमसी मिश्रा, आपसे जब मेरी बातचीत के लिए हमने ये तय किया कि आज मैं आपसे बात करूंगी, तो मैं कई रिसर्च कर रही थी इस विषय में कि रिफाइंड ऑयल का जो इस्तेमाल है वो कब भारत में हुआ। 90 के दशक में हमने देखा कि डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि किस तरह से मस्टर्ड ऑयल को लेकर कुछ संशय जाहिर हुए, फिर उसमें ब्लेंडिंग की इजाजत दे दी गई। उसके बाद रिफाइंड ऑयल भारत में आया और रिफाइंड ऑयल की ब्लेंडिंग मस्टर्ड में होने लगी। उसके बाद अभी 2 साल पहले ही 2021 में ही रिफाइंड ऑयल की जो ब्लेंडिंग है उसे बैन किया गया है। और ये भी एक आईसीएआर के एक जो साइंटिस्ट है उनका ये भी कहना था कि उस रिपोर्ट के मुताबिक कि उसमें 80% तक की मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में, एक जब ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज थी तो वो 80% तक की भी मिलावट कर रही थी या ब्लेंडिंग कर रही थी, आके ये कहा जाए तो बेहतर होगा। तो अभी 2 साल पहले उसे बैन किया गया। लेकिन अगर हम इस पर वापस आए कि किस तरह से रिफाइंड ऑयल भारत में आया और फिर कैसे उसके इस्तेमाल को बहुत जोर शोर से उसका इस्तेमाल होने लगा, लेकिन अब हम कई सालों से ये पढ़ रहे हैं और ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि रिफाइंड ऑयल जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उससे कई तरह की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही ये भी कहा गया उन रिपोर्ट्स में कि जो रिफाइंड ऑयल की प्रोसेसिंग होती है उसमें कई इस तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। तो आपसे बेहतर ढंग से इसे कौन समझा पाएगा कि रिफाइंड ऑयल क्या हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, कौन सा ऑयल में इस्तेमाल करना चाहिए? डॉक्टर एमसी मिश्रा। बहुत 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 धन्यवाद पूर्णिमा जी। कोई भी ऑयल का उपयोग आज हमारे किचन्स में एक महत्वपूर्ण हमारे खाने बनाने की और खाने की प्रक्रिया में शामिल है। और ये आज से नहीं है, ये जब से हम लोग की याददाश्त जाती है, पैदा हुए हैं, तब से चल रहा है। भारत में देसी घी का उपयोग बहुत होता था पहले। देसी घी चूंकि महंगा होता था तो फिर एक और कुकिंग ऑयल माध्यम आया, एक डालडा करके एक कंपनी थी जो डालडा, पता नहीं आपने नाम सुना है जी, उसका कि बिल्कुल नहीं। सुना है। तो वो शायद पता नहीं पशुओं की चर्बी से बनाते थे, क्या होता था उसमें। डालडा बहुत प्रचलित था क्योंकि वो थोड़ा सस्ता मिल जाता था। फिर धारा एक करके आया था जो हमारे जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं उन पे मिल जाता था, मदर डेयरी पे मिलता था धारा तेल, कुकिंग ऑयल। उसमें भी 2 तरह के होते थे। अच्छा, फिर अगर हम ट्रेडिशनली देखें, जो हम लोगों के घरों में कुकिंग ऑयल का माध्यम जो रहा है वो सरसों का तेल रहा है। मैंने बचपन से अपने घर में भी देखा। और या तो देसी घी या सरसों का तेल, अगर कोई चीज़ सरसों के तेल में नहीं बनानी है तो देसी घी में बनेगी। तो ये देखा। लेकिन और अच्छी बात ये थी कि हमारे देश में सरसों का तेल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था। या आपकी जो रिपोर्ट आपने भेजी है उसी में ये दर्शाया है कि सरसों का तेल हमारी लगभग 98% जो आवश्यकता है कुकिंग ऑयल की वो पूरा करती है। अच्छा, भारत चूंकि एक बड़ा देश है और इसमें जो भूभाग हैं थोड़े से फर्क हैं, उत्तर भारत, दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत, इसमें पश्चिम भारत अगर आप लें तो उत्तर भारत में सरसों के तेल का उपयोग आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और जितना भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब में सरसों के तेल का उपयोग आम बात है। और नॉर्थ ईस्ट में भी सरसों का तेल उपयोग में आता है, असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट में मैंने देखा है। फिर वहाँ पे फिश वगैरह बनाते हैं वो तो सरसों के तेल में ही बनाते हैं। और बंगाल में तो सरसों का तेल बहुत ही प्रचलित है।
थोड़ा इंटरप्ट करेंगे, मैं दरवाजा जी खोलने जा रहा हूँ। जी। तो आज हम बातचीत कर रहे हैं कि जो मस्टर्ड ऑयल है उसका इस्तेमाल भारत में किस तरह शुरू हुआ, और बहुत लंबे समय से पहले से ही हम मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करते आ रहे थे, लेकिन कुछ 90 के दशक में ऐसा हुआ कि ये खबरें आने लगी कि जो मस्टर्ड ऑयल है उसमें शायद कुछ दिक्कत हो सकती है। फिर भारत में जो है वो आया रिफाइंड ऑयल, और ये रिफाइंड ऑयल जब आया उसके बाद ये कहा जाने लगा कि इसमें मिक्सिंग भी मस्टर्ड ऑयल में इसकी होने लगी, जिसकी इजाजत भी दी गई 90 के दशक में। उसके पीछे कुछ वजह बताई गई, लेकिन अब ये रहा कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो थी वो या जो वो करीब करीब 80% तक की मिक्सिंग भी कर रही थी। तो जी। तो मैं जो ये कह रहा था कि हमारे यहाँ तो हम लोग सरसों के तेल में पैदा हुए, बड़े हुए, जी और इसका उपयोग बहुत प्रचलित है। और हम लोग दीपावली पे भी जो पूजा करते हैं उसमें भी दिए जलाते हैं, उसमें भी सरसों के तेल से ही होता है, जी क्योंकि उसका जो स्मोक है वो वातावरण के लिए, वातावरण को दूषित नहीं करता है। लेकिन अब ये आपने जो रिपोर्ट भेजी उसी में ये लिखा है कि किन कारणों से सरसों के तेल में मिलावट शुरू हुई। ये बड़ा आश्चर्य करने वाला एक हम लोगों के सामने ये आया है परिवेश कि क्यों सरसों के तेल में मिलावट शुरू की गई, जबकि हमारे जी पास पर्याप्त मात्रा में सरसों का तेल उपलब्ध है देश में। जी बिल्कुल। और उसको मिलावट के लिए हम बाहर से तेल को आयात कर रहे हैं, और उस पर शुरू में ड्यूटी हटा दी थी, जिससे जी कि उसकी कीमत कम हो और मिलावट ज्यादा हो। तो पता नहीं किस वजह से ये हुआ, लेकिन अब अच्छी बात यह है, उसी रिपोर्ट में लिखा है कि अब ये बैन कर दिया गया है सरसों के तेल में जी मिलावट। तो आने वाले समय में हम संभवतः ये होगा कि सरसों का तेल हमको शुद्ध तरीके से मिलेगा। मैं तो सरसों का तेल, जैसे सरसों जब उसको मशीन में चला के और जब निकालते हैं, तो मैंने वहां जाके देखा हुआ है कि किस तरह से सरसों का जी तेल, कोल्ड प्रेस्ड। हाँ, और उससे जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो हमारे जो पशु हैं, जी घरेलू पशु जैसे गाय हैं, बैल हैं, बकरी और लोग हैं, उनके भोजन के लिए उनको उसको इस्तेमाल किया जाता था, जो उसका बाई जी प्रोडक्ट निकलता था सरसों के तेल को फिर तेल निकालने के बाद। अच्छा, जैसे मैंने कहा हमारे यहाँ थोड़ा सा ये हमारे भूभाग जैसे दक्षिण भारत में अधिकतर जो खाने बनाने में तेल का उपयोग होता है वो कोकोनट ऑयल, नारियल के तेल का उपयोग होता है, और वो भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और वहाँ अधिकतर जो कुकिंग होती है, खाना बनाया जाता है, वो कोकोनट ऑयल, जो कोकोनट ऑयल भी अच्छा होता है। अब रिफाइंड क्यों करते हैं, तो उसके कई कारण हैं कि रिफाइन करके कुछ उसमें से वो स्मेल निकाल लेना चाहते हैं जो शायद अच्छी नहीं लगती है लोगों को, कुछ उसको और तरीके से, कभी एसिड से, कभी एल्कली से ट्रीट करके, जी केमिकल से ट्रीट करके, और उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना देते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कर देते हैं। और जैसे आपकी ही रिपोर्ट में लिखा हो कि हेक्सेन उसमें मिलाते हैं, और उस वो केमिकल है जो शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो एक हमारे एम्स के ही डॉक्टर थे, फिजियोलॉजी में थे, डॉक्टर बिमल छज्जर, तो वो जी प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी का अच्छी प्रैक्टिस करते हैं दिल्ली में ही। तो उन्होंने कहा कि अनरिफाइंड जो तेल हैं, चाहे जी वो सरसों का तेल हो, या सनफ्लावर ऑयल हो, या कोकोनट ऑयल हो, या मूंगफली का तेल हो, ये हमेशा रिफाइंड तेलों से बेहतर हैं जी हमारे स्वास्थ्य के लिए। एक तो लोगों को ये समझना पड़ेगा। अब कई बार अगर किसी को एलर्जी है मान लीजिए सरसों के तेल से, तो ठीक है, आप दूसरा तेल उपयोग कर लो। लेकिन और दूसरी बात ये भी है कि रिफाइंड ऑयल भी अब चूंकि बहुत प्रचलित है आजकल, तो उसकी मैं ये कहूँगा कि उससे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो
अनरिफाइंड होगा वो बेहतर है जी, रिफाइंड से, लेकिन हमको जितना भी फैट लेना है ऑयल के द्वारा, हुँ, उसकी जो मात्रा है वो संतुलन में होनी चाहिए, और वो जी, हमारे खाने के में 15 से 20% से ज़्यादा है उसमें, जो हमारा एनर्जी रोज का हमारा एनर्जी कंजम्पशन है, उसमें 15 से 20% या से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अधिक से अधिक 25%। तो हुँ, अगर हम सीमित मात्रा में उपयोग करते हैं कुकिंग ऑयल का, रिफाइंड का भी, तो उतना हानिकारक नहीं है। लेकिन अगर हम तुलनात्मक करें अनरिफाइंड एंड रिफाइंड की, तो अनरिफाइंड हमेशा बेहतर है रिफाइंड ऑयल से। अब जी। इसमें मैं भी यहाँ आपको कहना चाहूँगी कि जो रिपोर्ट्स हमने पढ़ी, उनमें ये कहा गया था कि जो प्रोसेसिंग होती है रिफाइंड ऑयल की, खासतौर पे पाम ऑयल, वेजिटेबल्स ऑयल्स या मान लीजिए जितने भी रिफाइंड है ऑयल्स, वो उनमें प्रोसेसिंग के दौरान उनके प्रोडक्शन के दौरान इस तरह के केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जो कि उनकी जो न्यूट्रिशन है उसको खत्म कर देता है। और जो सीड बेस्ड ऑयल होते हैं उनमें नेचुरली बहुत ऑयल होता है, ग्राउंड नट है उसमें काफी ऑयल है, तो नेचुरली उसमें जब उसको कोल्ड प्रेस्ड होगा वो ज्यादा अच्छा माना जाता है, तो ऑयल काफी निकल कर आएगा। लेकिन अगर आप बोलें कि आप सनफ्लावर से या राइस ब्रांड राइस, मतलब कि राइस का भूसा, उससे अगर आप तेल निकाल रहे हैं तो क्या तेल निकलता होगा? मतलब ये भी एक सोचने वाली बात है कि मूंगफली में तो बहुत फैट होता है, बहुत तेल होता है, तो ग्राउंड नट को अच्छा माना जाता है कि ये जो सीड बेस्ड है ये अच्छा है। लेकिन जो बड़े लार्ज स्केल पे जो इंडस्ट्रीज हैं, वो जब प्रोसेसिंग करती हैं हाई हीट पर जो भी जिनसे भी वो तेल बना रही हैं, चाहे वो पाम ऑयल को जिस तरह कहा जाता है बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो ये सारे जो पहलू हैं, मैं आपसे चाहूंगी कि आप उनके साइंटिफिक पहलुओं पर प्रकाश डालें और बताएं कि जो जब इनका प्रोडक्शन प्रोसेस होता है रिफाइंड ऑयल को बनाने का, या पाम ऑयल आ रहा है, तो पाम ऑयल क्या के लिए बहुत खतरे उसके बताए जाते हैं कि अच्छा नहीं माना जाता। तो कौन नहीं, सा ऑयल? बिल्कुल, जैसे जैसे आपने कहा, बिल्कुल मैं उस बात से सहमत हूँ कि इसको अगर एक शब्द में हम समराइज करें कि जब जी, से रिफाइन ऑयल उपलब्ध हुआ है हर घर में, लोगों में ये एक धारणा है, और जो सही है बहुत हद तक, जी, ये ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए जैसे बहुत सारे लोग, हम भी अपने आम कुकिंग के लिए ऑलिव ऑयल का उपयोग करते हैं। ऑलिव ऑयल अच्छा माना जाता है, और उसमें भी ऑलिव ऑयल भी रिफाइंड भी होता है और वर्जिन भी होता है। जी, जैसे वर्जिन, एक्स्ट्रा वर्जिन, तो उसमें उसकी जो प्राकृतिक उसकी जो क्वालिटी है वो बनी रहती है। तो जी। इसलिए या फिर देसी घी भी ठीक है, अगर हुँ, आप कोई अफोर्ड कर सकते हैं तो देसी घी में भी कोई इतना वो नहीं है। लेकिन ऑलिव ऑयल आजकल काफी जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या उच्च मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो उनके घरों में ऑलिव ऑयल का प्रयोग बढ़ गया है बाकी रिफाइंड ऑयल के तुलना में। बाकी जी, रिफाइंड ऑयल जब आपको बहुत, मान लीजिए पार्टी कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए, तो शायद उसमें रिफाइंड ऑयल उपयोग होता है। तो रिफाइंड ऑयल भी ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको नुकसान करेगा, डिपेंड करता है। अब आपने मान ली सबके लिए पूरी बन रही है, तो उसमें एक दो पूरी अगर आपने खा ली तो कोई इतना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हुँ, मैंने कहा डरने की बात नहीं है इसमें। लेकिन हाँ, अगर आप अपने घर में कुकिंग में रिफाइंड, नॉन रिफाइंड अगर आप जो भी इस्तेमाल कर सके, चाहे सरसों का तेल या देसी घी या फिर ऑलिव ऑयल, जो लोग भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग कर सकते हैं। या फिर, और सरसों का तेल तो मेरे ख्याल से भारत में अधिकतर लोग मेरे ख्याल से अफोर्ड कर ही सकते हैं। और उसमें सरसों के तेल में भी जो बिल्कुल नेचुरल सरसों का तेल है उसका उपयोग करें पूरी तौर से। उसमें रिफाइंड, क्योंकि रिफाइंड जब भी किया जाएगा वो केमिकल ट्रीटमेंट उस ऑयल का होगा ही, कोई भी ऑयल जी, हो वो। अच्छा, सरसों के तेल में भी इसलिए रिफाइन करते हैं भाई, उसकी स्मेल कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगती जो होती है, तो उसके इसी वजह से उसको रिफाइन करते हैं। तो ये जो
कच्ची घानी जिसे कहते हैं कि कच्ची घानी का तेल लेना चाहिए, बिल्कुल। यानी कि वुड प्रेस्ड होना चाहिए वो, और बहुत हाई तो टेम्परेचर पे हाँ, उसकी फिर प्रोसेसिंग अगर ना हो, बहुत केमिकल्स के साथ। बिल्कुल जो बिल्कुल प्राकृतिक तौर पे होना चाहिए वो। जी, और जितना भी नेचुरल, इसमें जैसे मैं बताऊं, अगर आपको ऑयल को जो रिफाइन हम कहते हैं उसमें कैसे रिफाइन किया जाता है, उसमें जी, एक तो अ, उसमें से गम और वैक्स कुछ होता है वो निकाल लेते हैं, फिर उसको ब्लीच करते हैं, उसमें से कलर, फ्लेवर और जो भी होता है उसको निकाल लेते हैं। उसके बाद डीओडराइजेशन कर देते हैं उसका, उसमें से जो भी स्मेल है वो निकाल ली जाती है। उसमें फ्री फैटी एसिड भी निकल जाते हैं, जो जैसे आपने कहा कि उसमें से जो न्यूट्रिएंट है वो भी निकल जाते हैं। और उसका विंटराइजेशन, कि जैसे वो ऑयल ऐसा हो जो लो टेम्परेचर्स पे भी जमे नहीं ठंड में। तो मोस्ट ऑफ द ऑयल जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो निकल जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स निकल जाते हैं रिफाइन करने से। तो इसलिए यह हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो जाते हैं, इससे हम लोगों को नुकसान होता है। और अगर इसको बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में हम नहीं जाएं, तो जो जी, ऑयल हैं वो दो तरीके से रिफाइन कर सकते हैं उनको। उसमें से जी, एक है जो जिसको मैकेनिकली हम कंप्रेस करके निकाल सकते हैं, दूसरी केमिकल रिफाइनिंग होती है। तो मैकेनिकल रिफाइनिंग नेचुरली बेटर होती है, जो ऑर्गेनिक ऑयल्स में यूज करते हैं। और जो केमिकल रिफाइनिंग है वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। तो प्रोसेसिंग नहीं होनी चाहिए, जैसे आपने कहा, रिपोर्ट में भी यही है, जो इसमें शोध हुए हैं उनमें भी यही आता है। तो रिफाइंड ऑयल प्रोसेसिंग के थ्रू जब जाता है तब उसमें से ये न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं, और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ये सब किया जाता है। अब जी, प्रश्न आता है कि कौन सा ऑयल लोग इस उपयोग में लाएं। तो जी, इसमें जो आम हम लोगों के यहाँ है, जैसे मैंने कहा, दक्षिण भारत में कोकोनट ऑयल जो नारियल तेल है वो बहुत उपयोग होता है, और वो ठीक है। उसका स्मोक पॉइंट आपने कहा था, स्मोक पॉइंट वो होता है जब हुँ, ऑयल को बॉईल करिए और उसमें से स्मोक निकलने लगे। जी, तो ये हायर द स्मोक पॉइंट, उस तेल को अच्छा माना जाता है। इसमें एवोकाडो ऑयल जो है, जो हम लोग नहीं उपयोग करते हैं, एक फल होता है एवोकाडो, उससे भी ऑयल निकाला जाता है। उसका जो स्मोक पॉइंट है वो 520 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जी, और सबसे अधिक मैंने देखा इसी का है। कैनोला ऑयल का जो हम रिफाइंड ऑयल में मिलता है, उसका जो स्मोक पॉइंट है वो है 375 से 450 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो नारियल तेल का जो स्मोक पॉइंट है वो करीब 350 डिग्री फ़ारेनहाइट है। वो सॉर्टिंग के लिए यूज़ करते हैं और बेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। जी, इसी प्रकार से जो हमारा सरसों का तेल है, इसका स्मोक पॉइंट भी काफ़ी अधिक है, 400 के लग आसपास है, 380, 400 या उससे भी अधिक जी, है। तो वो भी अच्छा है, सनफ्लावर ऑयल भी अच्छा है, पीनट ऑयल भी अच्छा है। तो जो भी पीनट ऑयल बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छा लगता कुकिंग के लिए, उसका फ्लेवर नहीं ठीक लगता है, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा उपयोग में भी नहीं आता है वो। जी, और एलमंड ऑयल तो खैर हम यूज़ होता नहीं है, कुकिंग में महंगा होता है इसलिए। लेकिन उसमें आलमंड ऑयल में विटामिन ए और ई की मात्रा काफ़ी हुँ, अधिक होती है। तो मैं यही जी, कहूँगा लोगों से कि रिफाइंड ऑयल के मुकाबले अनरिफाइंड ऑयल अगर आप उपयोग कर सकते हैं वो बेहतर है। जी, लेकिन अगर रिफाइंड करें, इस उपयोग में लाएं, तो संतुलन में उसका उपयोग करें, बहुत ज़्यादा उससे उसको ना कंज्यूम करें। आपके जो डाइट का 15 से 20% से अधिक उसका कंपोनेंट आपकी एनर्जी प्रोविजन के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि जी, चाहिए भी हमको, फैट चाहिए होता है शरीर को। हुँ, अच्छा वाला फैट नेचुरली अच्छा, जिसमें फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी हमको चाहिए, जी, उसके लिए भी अच्छा है। एनर्जी के लिए भी फैट चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं है कि फैट की
मात्रा हमको नहीं चाहिए सब बढ़ते हुए शरीर को, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए अभी बच्चों को भी चाहिए होता है। तो हमारे जो खाने का एक इंटीग्रल पार्ट है ये बिल्कुल, जो जिसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा संतुलन में होनी चाहिए, जिसमें हमारी 50% लगभग जो कैलोरी इनटेक है वो हमारी कार्बोहाइड्रेट से आती है। तो कार्बोहाइड्रेट का जितना उपयोग हम कम करें वो बेहतर है, खास तौर से हर एज ग्रुप के लिए, हर उम्र के लोगों के लिए ये लगता है। जब आप कह रही थी कि रिफाइंड शुगर की हम बात करें तो वो कैसे नुकसानदायक होता है, तो उसका यही है कि रिफाइंड शुगर बहुत तरह की समस्याएं पैदा करता है, जिसमें मैं समझता हूं कि डायबिटीज तो एक अपने में आता ही है, साथ में ही जब ज्यादा हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं शरीर में, लिवर में जाता है तो ये फिर से वहां जाके फैट में परिवर्तित हो जाता है। तो ये भी एक समस्या होती है रिफाइंड शुगर की, और उससे बहुत सारे जो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की संभावना रहती है, प्री डिस्पोजिशन टू। तो इसलिए बच्चों को आजकल शुरू से ही रिफाइंड शुगर का उपयोग कम से कम हो हमारी डाइट में, जितना आवश्यक हो, क्योंकि हमें शुगर तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाती है, चाहे फलों से मिल जाए, और कॉम्प्लेक्स शुगर होती हैं आजकल, जो गुड़ है जैसे, वो बेहतर है। अब इसमें हर खाने में शुगर होती है बेसिकली, और इसका अगर आप देखें तो शुगर, कहते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन बनने में भी शुगर का जो रोल होता है। तो इसलिए शुगर जब हम कहते हैं तो आप देखिए कि अगर रिफाइंड शुगर न्यूरोबायोलॉजिकल कॉग्निटिव जो हमारा होता है ब्रेन में का फंक्शन, उसके इम्पेयरमेंट्स, बिहेवियरल जो लोगों में थोड़ा परिवर्तन आता है दिमागी तौर पे, मेमोरी का लिए भी ये हार्मफुल होती है। और हाई रिफाइंड शुगर, जो ज़्यादा अगर हम शुगर अपने खाने में लें तो उससे ऑक्सीडेटिव डैमेज भी ज़्यादा होती है, ब्लड शुगर लेवल्स हमारे बढ़ते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे मैंने कहा। तो और इंसुलिन अगर ज़्यादा होती है शरीर में तो वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को प्रमोट करती है, इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करती है। इन्फ्लेमेशन एक प्रक्रिया है जिसमें हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियां उससे जुड़ी होती हैं। जैसे अगर आप देखें कि जो हार्ट की धमनियों में, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस हम कहते हैं, कि वहाँ पे फैट का डिपोजिशन होना, उसमें भी ये रिफाइंड शुगर मदद करते हैं, और हार्ट की जो बीमारियां हैं वो बढ़ जाती हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस जिनको हम कहते हैं। फिर जो अगर ब्लड शुगर बहुत ज्यादा है तो उसमें एक प्रक्रिया होती है ग्लाइकेशन, वो जो रिवर्सिबल तरीके से ग्लूकोज को प्रोटीन के साथ बाइंड करती है। ये जो है एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस को, जो हमारी खून की जो धमनियां हैं उनमें ये डिपोजिशन करती है फैट का, और फिर डायबिटीज अगर है और अगर हो जाती है तो फिर वो हार्ट पे गलत असर करती है, और डायबिटीज तो शरीर के हर हिस्से पे उसका विपरीत प्रभाव होता है। कार्डियोवास्कुलर के अलावा ब्रेन, स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, फिर अगर कंट्रोल नहीं है डायबिटीज तो आप देखिए आंख पे उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, रेटिनल डिटैचमेंट ज़्यादा होता है, लोगों को पैर काटने की नौबत आ जाती है डायबिटिक फुट अगर होता है। अच्छा, फिर अधिक रिफाइंड शुगर लेने से जैसे मेमोरी की प्रॉब्लम होती है, अल्जाइमर डिजीज का भी जो देखा गया है कि काफ़ी इंसिडेंस बढ़ जाता है इसकी वजह से, ग्लूकोज हाइपोमेटाबॉलिज्म की वजह से। तो इसलिए रिफाइंड शुगर तो कम से कम उपयोग में आनी चाहिए, भी लें ब्राउन शुगर देखें, या फिर गुड़ का उपयोग ज्यादा करें। मैं समझता हूँ गुड़ हमारे यहाँ बहुत उपलब्ध है और हमें अच्छा भी लगता है, तो गुड़ का उपयोग अगर लोग करेंगे तो रिफाइंड शुगर से भी बचे रहें, इससे भी जितने भी इसके विपरीत प्रभाव हैं उन सब से बचे रहेंगे।
जी, इसके अलावा जैसे आपने शुगर के बारे में बताया और क्या रिफाइंड ऑयल से कई तरह की गंभीर बीमारियाँ भी हो सकती हैं? क्या कैंसर, हार्ट यही डिसीज़ या हमारा बैड कोलेस्टेरॉल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है रिफाइंड ऑयल लेने से? बिल्कुल। अगर हम उसको बहुतायत में उसका उपयोग करेंगे, तो जितनी भी आपने बताई बीमारियाँ, हार्ट डिज़ीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर और बहुत तरह की न्यूरोलॉजिकल रोग हो सकते हैं और इट्स ए डेडली कॉम्बिनेशन कि आप रिफाइंड शुगर भी खूब खाएँ, जैसे अब आजकल चॉकलेट है। जी, अब होता है आइसक्रीम है, बच्चों को नहीं बिस्किट्स खाना है। है। हाँ, तो बच्चों को आदत पड़ जाती है, आइसक्रीम है। तो संतुलित आहार अगर करें, थोड़ी-थोड़ी मात्रा में लें, हफ्ते में 1 बार इस तरह का खा लें जिसमें ये है इस तरह के कंपोनेंट, तो फिर जी, इतनी बात नहीं है। लेकिन अगर किसी भी चीज़ की बहुतायत होगी, तो वो विपरीत प्रभाव शरीर पे डालेगा ही। इसीलिए हमारे यहाँ आचार, विहार, आहार पे इतना जी, ज़ोर हम लोग इसीलिए देते हैं कि आहार संतुलित होना चाहिए और आजकल तो फास्टिंग का भी काफ़ी इंटरमिटेंट फास्टिंग पे बहुत ज़ोर दिया जा रहा है कि हम जैसे आज दोपहर का खाना खाएँ, उसके बाद 16 घंटे फास्टिंग करके अगले दिन खाएँ, 16 घंटे बाद। अगर 24 जी, घंटे का फास्ट कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, तो उससे भी शरीर को अपने शरीर को रिपेयर करने में सेल्स को मदद मिलती है और जो भी टॉक्सिक हमारे सेल डेड सेल हैं, उनको निकालने में इस प्रोसेस को अंग्रेजी में ऑटोफेजी कहते हैं। कुछ लोग जो सुने वो दे कैन गो ऑन गूगल एंड रीड अबाउट ऑटोफेजी। ऑटोफेजी ये जी, होती है कि हमारे अपने शरीर से ही एक प्रक्रिया के द्वारा जो हानिकारक सेल्स हैं, जो डेड हो चुके हैं, जो कैंसर कर सकते हैं, जो और बीमारियां कर सकते हैं, उनको एलिमिनेट करते हैं। जैसे घर की हम सफाई करते हैं, अपने घर में से झाड़ू लगा के कूड़ा निकालते हैं, ऐसे ही ऑटोफेजी शरीर में से ये कूड़ा निकाल के बाहर कर देते हैं और उससे लाभ होता है। उससे बीमारियां नहीं होती हैं और हम ज़्यादा स्वस्थ रह सकते हैं। जी। आपने बताया कि किस तरह से आपने क्या शब्द का इस्तेमाल किया? ऑटोफेजी, 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 AUTOPHAGY, ऑटोबेजी, ऑटोफेजी, फेजी, ओके, AUTOPHY, ओके, ऑटोफेजी। ऑटोफेजी। सो हाँ, ये हमारे शरीर से कचरा निकाल के जितना भी है टॉक्सिन्स हैं, वो सब निकाल के बाहर करते हैं। तो इसीलिए देखिए हमारे यहाँ जो फास्टिंग का प्रचलन है हमारे पूरे सनातन धर्म में आप देखिए अगर जी, फास्टिंग पे बहुत ध्यान दिया गया है कि हमारी माताएं, हमारी बहनें, हम लोग सब फास्ट किसी न किसी बहाने से फास्ट करते हैं। कोई मंगल का फास्ट रखता है, कोई सोमवार का जी, रखता है, कोई बृहस्पतिवार का रखता है, कोई शनिवार का रखता है, कोई रविवार का रखता है। तो फास्टिंग से शरीर को रिपेयर करने का समय मिल जाता है। जैसे गाड़ी को आप भेजते हैं सर्विस के लिए, हुँ, अब उस समय हम चलाते नहीं है ना, सर्विस के लिए जाती है जी, गाड़ी। तो हमारा शरीर भी एक मशीन है और उसको रिपेयर करने के लिए समय देना पड़ेगा और वो समय हम फास्टिंग करके दे सकते हैं क्योंकि देखा ये गया है कि अगर हम फ्रूट्स खाते हैं तो लगभग जी, 2 से 3 घंटे, क्योंकि फ्रूट्स में पानी भी होता है। जी, उसमें कोई भी फ्रूट खाइए उसमें पानी भी फाइबर होता है, है। फाइबर भी है। तो 2 से 3 घंटे लग जाते हैं शरीर को उस फ्रूट को एसिमिलेट करने में। इसी प्रकार से अगर हम अ, सब्जियां खा रहे हैं, वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं, सब्जियां ले रहे हैं, उसको शरीर को एसिमिलेट करने में 4 से 5 घंटे तक लग जाते हैं। जी, अगर हम नॉन वेज खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, उसको कई बार 12 घंटे भी लग जाते हैं और 24 घंटे से भी अधिक लगते हैं उसको शरीर को पूरा उपयोग में लाने के लिए, नॉन वेजिटेरियन फूड को। तो इसलिए नॉन वेजिटेरियन फूड तो किसी भी प्रकार से शरीर के लिए लाभदायक नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि लोग शाकाहारी बने और जी, सात्विक भोजन खाएँ, घर में बना हुआ भोजन अधिक खाएँ,
बाहर से जब भी मन बदलने को हो, तभी बाहर का खाना मंगवाएँ। ज़ोमैटो को या कोई और भी अगर कोई इस तरह से होम डिलीवरी से खाना मंगवाना रोज़ हर वक़्त ठीक नहीं है। चेंज के लिए आप लें, पिज़्ज़ा खाएँ, चेंज के लिए, आप बर्गर खाएँ, चेंज के लिए। लेकिन जी, घर का खाना सबसे अच्छा होता है, जिसमें आपका सब बैलेंस्ड है, आपका दाल भी है, सब्ज़ी भी है, दही भी है, चपाती भी है, चावल भी है और जो आप जी, बनाना चाहें बनाइए, आपके स्वतंत्रता है, जो भी आप बनाना चाहें। और माएँ तो इसमें बेचारी लगी ही रहती हैं हमारे जी, भारत में। तो बच्चे आजकल कई बार जो घर का बना हुआ खाना नहीं खाना चाहते हैं, उनके लिए ये कोई भी सुनेगा तो उनके लिए ये बहुत मैं कहूँगा कि घर का खाना सबसे स्वास्थ्यवर्धक होता है। जी। अब अंत में मेरा सवाल आपसे एल्यूमीनियम फॉइल को लेकर या एल्यूमीनियम के बर्तनों को लेकर, जिस तरह गरम-गरम खाना एल्यूमीनियम की फॉइल में लोग पैक कर देते हैं या प्लास्टिक की थैलियों में या प्लास्टिक के कंटेनर में, पतले-पतले काले रंग के प्लास्टिक के कंटेनर आते हैं जिनमें बाहर से होम डिलीवरी में खाना आता है। तो जो जिसमें खाना पक रहा है, एल्यूमीनियम के बर्तन, एल्यूमीनियम की कढ़ाई, एल्यूमीनियम फॉइल, इन पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कितना सेफ है? बिल्कुल बिल्कुल मैं यही कहूँगा कि एल्युमिनियम फ़ॉइल अभी हमारे जीवन का एक बहुत अभिन्न अंग बन गया है, जिसको हम लोग सभी उपयोग में लाते हैं। तो इसमें मैं ये कहूँगा जहाँ तक हो प्लास्टिक में और एल्युमिनियम फ़ॉइल में जी, गरम खाना न रखें। गरम खाना न रखें क्योंकि अगर उसमें से एल्युमिनियम निकल के खाने में मिलेगा, तो वो गरम अगर होगा तो उसकी संभावना अधिक होगी और उसको अधिक देर फ़ॉइल में रखना नहीं है। जी, हालाँकि जब भी एल्युमिनियम हमारे शरीर में जाता है, तो वो निकल भी जाता है शरीर से आसानी से, लेकिन प्लास्टिक के भी बहुत छोटे-छोटे कण खाने में जा सकते हैं और जो हमारे धमनियों को स्मॉल कैपिलरीज़ को जाके नुकसान पहुँचा सकते हैं। उससे हमको लंग की बीमारी हो सकती है, हमारे लंग्स में, फेफड़ों में जाके दिमाग में ये काफ़ी इस पे रिसर्च हो रही है कि जो छोटे बहुत ही 2.5 माइक्रोन के या उससे भी छोटे जो पार्टिकल्स हैं, जैसे हम प्रदूषण की बात करते हैं, तो वो प्लास्टिक और एल्युमिनियम भी नुकसान कर सकता है और इन सब से ही जो आज कैंसर का जो अनुपात बढ़ रहा है हम हमारे समाज में और पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, उसका एक बड़ा कारण जो हम जीवन शैली कहते हैं, लाइफ़स्टाइल जिस तरह की हो गई है कि सेडेंटरी माने लोग फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, खाना जो खा रहे हैं वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है, भोजन जिस तरह से बनाया गया है और जितना उसकी जिसमें अनुपात में उसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, वो अनुपात का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारे समस्याएँ हो रही हैं, तो मैं यही कहूँगा एल्युमिनियम फॉइल में ठंडा खाना रखें, अगर रखना है तो गरम खाना नहीं रखें उसमें और उसका उपयोग जितना कम से कम कर सकें। या तो सिरेमिक्स के जो बर्तन हैं, उनका उपयोग करें या जी, स्टील के बर्तन हैं, उनका उपयोग करें खाना ले जाने के लिए या फिर जो पेपर आते हैं कुछ इस तरह के, जिनमें आप बटर रैप कर पेपर सकते आते हैं। हैं। बटर जी, पेपर जो आते हैं, उनमें खाना रखा जा सकता है और वो ठीक रहता है। तो ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया एल्युमिनियम फॉइल वाला भी। हालाँकि बहुत ज़्यादा एल्युमिनियम अगर शरीर में जाता है तो वो निकल भी जाता है शरीर से, लेकिन फिर भी अगर मात्रा उसकी अधिक होगी, तो वो नुकसान कर सकता है। तो इनका प्रयोग ही हम इन चीज़ों का कम से कम करें तो उससे हमारे जो अ, वातावरण है वो भी स्वच्छ होगा और जितना भी आजकल क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है उस पर भी इसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा अगर हम जितनी भी डिस्पोजेबल चीज़ों का उपयोग कम करेंगे, प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे। जैसे प्लास्टिक के थैलों पे बैन लगाया है भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने और काफ़ी लोग अब उससे हट भी रहे हैं। तो हम लोग भी जब जाते हैं आजकल सब्ज़ी लेने भी जाते हैं तो अपना घर से कपड़े का थैला ले जाते हैं
और गाड़ी में रख के ले जाते हैं अगर वहाँ वापस लाना है दुकान से, या उनके पास ऐसे थैले हों जो बायोडिग्रेडेबल हों। तो प्लास्टिक का उपयोग कम से कम हो और एल्युमिनियम फॉइल का उपयोग कम से कम हो, और कुकिंग जो है वो एल्युमिनियम के बजाय सिरेमिक वाले बर्तनों में या स्टील वाले बर्तनों में करें। जी, और अगर हम वापस रिफाइंड ऑयल के सवाल पर आएँ तो मैं आपसे समझना चाहूँगी कि एलडीएल किस तरह से रिफाइंड ऑयल से बढ़ता है, या ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? किस तरह से इस तरह के जो रिफाइंड ऑयल होते हैं उनकी जो उनकी वजह से, या जिस तरह से उनको बनाया जाता है, वो हमारे शरीर को गंभीर बीमारियाँ देते हैं? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने कहा प्रश्न किया कि जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एलडीएल जिसे बोलते हैं, जी। वो शरीर के लिए हानिकारक होती हैं, और ये रिफाइंड ऑयल की वजह से इनकी मात्रा शरीर में बढ़ती है, और जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होती हैं उनकी मात्रा कम होती है। होना उल्टा चाहिए इसका, हमको हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ज़्यादा चाहिए और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कम चाहिए, और उसी से फिर ट्राइग्लिसराइड भी इसका एक मेटाबोलाइट है फैट का, जी। उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है। तो वो भी शरीर के लिए हानिकारक है, हमारे हार्ट डिजीज़ होने के लिए हानिकारक है वो, उससे हार्ट डिजीज़ की संभावना बढ़ जाती है अगर बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे लो डेंसिटी एलडीएल जिसे आप कह रही हैं, वो अगर शरीर में उसकी मात्रा अधिक है, तो फिर हार्ट डिजीज़ का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप नॉन रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल उपयोग में लाएँगे, तो इसकी जी। संभावना कम रहेगी। क्या इम्यून डिजीज़ भी बढ़ जाते हैं, या बिल्कुल, इंसुलिन की? इम्यूनिटी के लिए भी लाइपोप्रोटीन्स तो इम्यूनिटी के लिए भी लाभदायक है ना। जितना जी, भी सेल के लेवल पे जब ये जाके काम करते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, तो सेल को भी चाहिए एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सेल को ये। तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम भी स्टिमुलस पाता है। लो डेंसिटी वाले होंगे तो वो नहीं सेल को उतना एनर्जी दे पाएँगे। तो इसलिए, और फिर वो कहीं जमा हो जाएँगे शरीर में कहीं जाके, जैसे वो हमारे हार्ट की जो धमनियाँ हैं वहाँ पे जाके जमा हो जाएँगे तो हार्ट अटैक करेंगे, और जैसे नेक की जो हमारी धमनियाँ हैं वहाँ करेंगे तो ब्रेन स्ट्रोक होएगा, और कहीं अगर पेट में जाके करेंगे तो उस पे हमें जैसे इंटेस्टाइन पे उसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो जी, ये बिल्कुल ठीक बात है कि हमको चाहिए सभी कुछ, लेकिन अनुपात में, बहुतायत में नहीं। तो इसीलिए लोग अपना अगर संतुलन बना के रखेंगे खाने का और अपने व्यायाम का, तो मैं समझता हूँ, और कुछ ना कुछ अपना रिक्रिएशन भी करें, खेल-कूद करें कुछ, क्योंकि आजकल कंप्यूटर, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, व्हाट्सऐप, जितना भी सोशल मीडिया की वजह से लोगों की फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है, तो वो उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। जितना कहीं जी, मौका मिले चलें, कहीं पे लिफ्ट और सीढ़ियों का अगर विकल्प है तो सीढ़ियाँ उपयोग में लाएँ, चढ़ने के लिए भी, उतरने के लिए भी। मैंने देखा है यंग बच्चे, बिल्कुल युवा, 1-1 मंजिल, 2-2 मंजिल सीढ़ियों से नहीं जाते, लिफ्ट से जाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये हर एक के लिए ये लागू होता है, मेरे लिए भी उतना ही लागू होता है, और मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं अगर लिफ्ट और सीढ़ियों का विकल्प दोनों है तो मैं सीढ़ियाँ ही लेता हूँ, आज भी। जी। और क्या मस्टर्ड ऑयल हार्ट के लिए अच्छा होता है? मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा है इन सब, लेकिन वो भी आजकल रिफाइंड आता है मेरे ख्याल से, तो रिफाइंड की बजाय जो कच्ची दानी का आप कच्ची बता घानी। रही हैं वो वाला लें, और बिल्कुल मस्टर्ड ऑयल जिनको भी सूट करता है मस्टर्ड ऑयल, और प्रचलन भी बहुत है मस्टर्ड ऑयल का, पूरे उत्तर भारत में तो मस्टर्ड ऑयल में कुकिंग होती है पूरे। आप देख लीजिए, जितना भी हम लोग देखते हैं हमारे घरों में भी होता था मस्टर्ड ऑयल का, अब जाके रिफाइंड का और ये ऑलिव ऑयल का प्रचलन शुरू हुआ है। जी, तो जिस पॉइंट से हमने शुरू किया था वहीं मैं ख़त्म करना चाहूँगी कि जो सरसों की खेती हमारे देश में बहुत होती थी, और जो हमारे जिस तरह डाउन टू अर्थ की 2021 की जो रिपोर्ट है जिसका हम ज़िक्र कर रहे थे कि किस तरह से जो हमारे देश है उसमें सरसों के खेत हैं,
उनका जो संख्या है या उनकी जो उन उनकी जो जितने हम उसमें हेक्टेयर में खेती होती थी, उतने में ही हो रही है, उसका बढ़ा नहीं है अनुपात। तो मैं समझता जी, हूँ भारत सरकार को भी इस दिशा में सोचना चाहिए, जो हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, कृषि मंत्रालय है, वैज्ञानिकों को भी हमारे सोचना चाहिए कि सरसों का खेती को बढ़ावा दें और जो भी उनको सपोर्ट चाहिए किसानों को, वो मिलनी चाहिए, जिससे सरसों का मतलब कम से कम एडिबल ऑयल, खाने वाला तेल के लिए हमको आयात न करना पड़े। जब हम उस पे आत्मनिर्भर थे आज से 10 साल, जी, 20 साल पहले, तो अब निर्भरता हमारी पाम ऑयल पे क्यों बढ़ रही है? तो मैं जी, समझता हूँ ये सही है, इन्होंने बैन किया है मिलावट को। सरसों के तेल में जो पाम ऑयल वगैरह का मिलावट हो रहा था, उसको बंद किया है। तो इसका सकारात्मक मैं समझता हूँ इसके नतीजे निकलेंगे और आने वाले समय में हम लोग अपने जो हमारे अच्छे जो प्रैक्टिसेस हैं, उनकी तरफ हम जाएँगे खाने में। जी। तो जो हमारे सरसों के किसान हैं, उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा पिछले 2 दशकों में, जबकि हमारे पास इतना खेती होती थी कि जो हमारे देश की आत्मनिर्भरता के लिए सफिशिएंट थी, हमारे देश के लोगों के 98 लिए। तो 98% उस रिपोर्ट में 98% जी, खाने का जो तेल है, वो हमें उपलब्ध था अपने देश में। अब जी। उससे क्यों हमने डेविएट किया, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जी, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्यों हम इम्पोर्ट करने लगे तेल, कि इसकी क्या बिल्कुल, ज़रूरत थी? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जिस जगह आप रहते हैं, उसी के आस-पास जो खेती होती है, जो तेल होता है उपलब्ध, जो नेचर में, जो प्रकृति में, वही आपके लिए बेहतर होता है, ऐसा भी माना जाता है। बिल्कुल और वही होना भी चाहिए। जी, तो अब ये सवाल उठते हैं कि अब क्यों बाज़ार किस तरह हावी हो गया किसानों पर, लोगों पर, और क्या हुआ पिछले 20 सालों में, क्या हुआ अर्ली 90s में कि जो परमिशन दी गई कि ये ब्लेंडिंग हो सकती है, फिर उसको 2 साल पहले बंद किया गया बंद और वो किया गया। ब्लेंडिंग 20 से 80% तक भी होती थी सरसों के तेल में, पाम ऑयल की, रिफाइंड ऑयल की। चाहे उसका जो भी बहाना दिया गया हो, लेकिन कई बातें हैं जो सवालों के घेरे में हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर एमसी मिश्रा हमसे बहुत-बहुत बात करने के लिए और धन्यवाद। तमाम पहलुओं पर थैंक यू। बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। शुक्रिया।